गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मैंने एमसीक्यू करवाए थे, तो एक वीडियो मैंने बना दिया था। एक ये दूसरा वीडियो है, इसको आप देख लोगे तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले में लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डिवाइडेड इनटू। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? तो देखो, प्रिंसिपल में हमारे कन्वेंशन भी आते हैं, कॉन्सेप्ट भी आते हैं और अजम्पशन भी आती हैं। तो जो प्रिंसिपल मतलब लेखा सिद्धांत, तो लेखांकन सिद्धांत को हम लोग बांट सकते हैं लेखांकन प्रथाओं में, लेखांकन अवधारणाओं में, मौलिक लेखांकन अवधारणाओं में। तो कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और अजम्पशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आप ये याद रखो, जब लिखा हो कॉन्सेप्ट प्लस कन्वेंशन प्लस अजम्पशन इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो आप ये याद रखना। डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर में लिखा है आर द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय से अपनाई जा रही लेखांकन प्रथाओं या सिद्धांतों के परिणाम हैं। लंबे समय से अपनाई जा रही, तो आप इसके लिए कुछ वर्ड याद रखो। जब बोले लंबा समय, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कन्वेंशंस होती हैं, यानी कि परंपराएं। जब भी लिखा हो ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे लिखा है, देखो कि आर द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब कन्वेंशन। और जहां पर वर्ड लिखा हो अजम्पशन, वहां पर अवधारणाएं या फिर कॉन्सेप्ट होता है। जहां पर रूल ऑफ एक्शन होता है, वहां पर सिद्धांत, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल होता है। या फिर क्वेश्चन कह दे कंपनी रूल ऑफ एक्शन को किस तरीके से लगाती है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी के तरीके से लगाती है। कंपनी रूल ऑफ एक्शन को किस तरीके से लगाती है, तो आंसर आ जाएगा अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जब बोले लंबा समय या फिर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो होता है कन्वेंशन। क्योंकि आप देखो, कन्वेंशन को हिंदी में बोलते हैं परंपरा। तो परंपरा क्या होती है? परंपराओं का मतलब होता है जो बहुत ही लंबे समय से चलती आती हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। कन्वेन, देखो, आप अगर एक चीज सोचो, इसे याद करने का तरीका है, ये गाड़ी है बढ़िया सी, ये गाड़ी है, इसमें गाना बज रहा है छमक छल्लो, ठीक है। अब कन्वेंशन, तो आप अगर इस गाड़ी में बैठे होगे, ठीक है, तो आपको इसका किराया देना पड़ेगा। तो आप क्या दोगे? तो आप दोगे कन्वेंस। तो कन्वेंस दोगे, क्यों? क्योंकि ये गाड़ी आपको दूर तक पहुंचाएगी। तो जब दूर तक पहुंचाएगी तो इसमें समय लगेगा। तो जब लंबे समय की बात होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कन्वेंस, कन्वेंस मतलब कन्वेंशन हो जाएगा। फिर जहां पे अजम्पशन लिखा हो, तो अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में, तो अजम्पशन मतलब होता है अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट। क्योंकि अजम्पशन मतलब हमने अज्यूम किया है, तो अजम्पशन जहां लिखा हो वहां पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जहां पे रूल ऑफ एक्शन लिखा हो, तो रूल ऑफ एक्शन का मतलब होता है आपने एक्शन लिया है, ठीक है। तो एक्शन लेना, एक्शन कौन लेता है? देखो, इसको अगर आसान तरीके से समझो, एक्शन कौन लेता है? अगर ये एक स्कूल है, यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने, तो स्कूल में एक्शन कौन लेता है? तो प्रिंसिपल लेता है एक्शन। तो जब लिखा हो रूल ऑफ एक्शन की बात, तो प्रिंसिपल हो जाएगा, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। फिर कंपनी में रूल ऑफ एक्शन किस तरीके से लिया जाता है? तो कंपनी की कुछ पॉलिसी होती होंगी, कुछ पॉलिसी, कुछ उसके नियम होते होंगे पॉलिसी के, तो अकाउंटिंग पॉलिसी के तरीके से लिया जाता है। तो याद रखिए, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि लंबे समय पे जा रहा है, तो कन्वेंस, दूरी चलेगा, तो कन्वेंशन हो गया। अजम्पशन, अज्यूम करेंगे तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्यों कहते हैं ना कि मैंने ये कॉन्सेप्ट अज्यूम किया। रूल ऑफ एक्शन का मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत। तो कंपनी रूल ऑफ एक्शन किस तरीके से देती है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी के तरीके से देती है। तो इसका आंसर हो गया ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय पे, तो कन्वेंशन हो गया। थर्ड में लिखा है डिफाइन द assumption on the basis of which financial statement of a business entity is prepared। उन मान्यताओं को परिभाषित करें जिनके आधार पर एक व्यवसाय, एक इकाई के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। अब देखो, एजम्पशन आ गया, तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जहां पे वर्ड है अजम्पशन लिखा है ना, डिफाइन द assumption ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो देखो अजम्पशन मतलब एज्यूम करना।
तो कॉन्सेप्ट भी लोग अज्यूम करते हैं कि मुझे आया है कि नहीं आया है, तो इसका हो गया कॉन्सेप्ट, लेखांकन अवधारणा है। सी आंसर। 4 में लिखा है आर द रूल ऑफ एक्शन और कंडक्ट adopted by accounts universally while recording accounting transaction। लेखांकन लेन देन रिकॉर्ड करते समय लेखाकारों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अपनाए गए नियम कहते हैं। तो सार्वभौमिक रूप से जो अपनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग लेखांकन सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्योंकि बताया भी था मैंने, देखो रूल ऑफ एक्शन जहाँ लिखा हो वर्ड रूल ऑफ एक्शन, तो रूल ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन कौन लेता है? तो प्रिंसिपल लेते हैं स्कूल में, तो इसका हो गया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांत। 5वें में लिखा है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल द ओनर ऑफ बिजनेस आर ट्रीटेड एज द क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय के मालिक को उसकी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है? तो देखो पूंजी की सीमा तक मानते हैं कौन सा? तो वो होता है हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस एंटिटी या फिर सेपरेट एंटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग अलग होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में। मैं ये सारे बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट, तो आप इनको देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको आप अच्छे समझो तो आपको ये चीजें समझ में और अच्छे से आ जाएंगी। आपको वो वीडियो भी देखना पड़ेगा, साथ में एमसीक्यू देखने पड़ेंगे, तो आपका डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ही मैंने पढ़ाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। 6वें में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल कौन सा अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? पीरियोडिटी, पीरियोडिटी पीरियोडिसिटी, आवधिकता, ये हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 3 होते हैं, इनको याद रखो। मौलिक लेखांकन जो धारणा जो हमेशा यूज करते हैं लोग ज्यादातर रहते हैं, तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 है, एक गोइंग कंसर्न है, एक कंसिस्टेंसी है और एक एक्यूरल, ये 3 होते हैं। याद रखो, चालू व्यवसाय की अवधारणा को बोलते हैं गोइंग कंसर्न, की बिजनेस हमेशा चलता रहे। संगतता का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि कोई एक नियम यूज कर रहे हो, उसी नियम को यूज करते रहो। जैसे डेप्रिसिएशन है, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो वही यूज होता रहे। एक्रूअल का मतलब होता है कि जो इनकम आपकी नहीं पेमेंट हुई है, तो उसको आप पेमेंट करोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और जो इनकम आपको रिसीव हो गई ऑलरेडी, वो आपने काम किया नहीं है, तो फिर माइनस करना पड़ेगा। ये चीज होती है हमारी एक्रूअल में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये डी हमारा मौलिक लेखांकन धारणा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज एज्यूम्ड एज हैविंग आइडेंटिफाई इनडेफिनिट लाइफ। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया था। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको ये बताना है बिजनेस में हम ये मान रहे हैं कि जो बिजनेस है उसकी लाइफ इनडेफिनिट है। देखो डेफिनेट का मतलब होता है सीमित, जब आपको पता हो जैसे कि 100 साल है तो डेफिनेट है। इनडेफिनिट का मतलब होता है कुछ आपको पता ही ना कि कितनी साल है, कुछ भी हो सकती है, उसे बोलते हैं इनडेफिनिट। तो जहां पर बात आए इनडेफिनिट की, वहां पर हो जाता है गोइंग कंसर्न, चालू व्यवसाय की, व्यवसाय हमेशा लंबे समय तक चलता है जिसका कोई अंत नहीं है, तो अनिश्चित जीवन इज कॉल्ड हमारा चालू व्यवसाय की अवधारणा। 8वें में लिखा है नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड एन अकाउंट ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। गैर वित्तीय मात्रात्मक, देखो भाई मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप उन चीजों को देखो जो आप मनी में मेजर कर सकते हो, उसे बोलते हैं है क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव चीजें इसमें नहीं आती हैं। और यहाँ पे बोल रहा है नॉन फाइनेंशियल, मतलब होता है जिसे मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो गैर वित्तीय मात्रात्मक जानकारी जिसे हम मनी में मेजर ना कर सकें, तो वो किसका उल्लंघन करेगा? तो वो करेगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का उल्लंघन करेगा। तो इसका हो जाएगा कि हम इसको जिन चीज को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता या फिर नॉन फाइनेंशियल है, उनको हम मनी मेजरमेंट भी नहीं लिखेंगे। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। 9 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है जिस चीज को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे ए में लिखा है प्रबंधक और श्रमिक संघ के बीच विवाद। तो देखो विवाद झगड़ा इसे मनी में मेजर नहीं कर सकते हो। नए बिक्री प्रबंधक की नियुक्त करना, किसी सेल्स मैनेजर को आपने अपॉइंट किया है, उसे आप मनी में कैसे मेजर करोगे? बिक्री संवर्धन पॉलिसी मतलब सेल्स प्रमोशन पॉलिसी,
प्रमोशन पॉलिसी है उसको पैसे में कैसे करोगे, जहां पे पैसा नंबर दिखे, जैसे यहाँ पे दिखा है कि चोरी से नगद में 25,000 रुपए की हानि हुई, मतलब कि लॉस बाई थेफ्ट, कि चोर ने आके कैश चुरा लिया 25,000 का, तो हमें काउंटेबल नंबर पता है कि हाँ कैश 25,000 का गया, तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा, डी नंबर। द फिल्म लिखा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉस्ट प्राइस या फिर वसूली मूल्य, इनमें से जो भी कम होता है उसमें हम स्टॉक का मूल्यांकन कहते हैं। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखो कहता नहीं है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉस्ट को बताता है, कॉस्ट प्राइस को, तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो है नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा नहीं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, ए आंसर होगा इसका, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक की क्या वैल्यू है, कि स्टॉक जो है हमारा वो लागत मूल्य या वसूली मूल्य इनमें से जो भी कम हो उस पर दिखाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा रूढ़िवादिता अवधारणा के अंदर आएगा, 10वीं का पहला। 11 में लिखा हुआ है when goods are sold for cash amount is debit and sales amount is credit, which accounting concept is involved। जब कह रहा है कि देखो कोई एक हमने माल बेचा है, तो एक तरफ कैश डेबिट हुआ है और सेल्स क्रेडिट हुआ है, मतलब कि एक चीज की बेचने की दो एंट्रियां हुई हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो दो एंट्री होने को बोलते हैं डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, पहलू अवधारणा, जिसमें दो एंट्रियां होती हैं, एक चीज की डेबिट एक में होती है और दूसरी क्रेडिट में होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 12 में लिखा हुआ है द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, रूढ़िवादिता की परंपरा को ध्यान में रखा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म को बोलते हैं हम लोग रूढ़िवादिता की परंपरा, रूढ़िवादिता, तो जो कन्वर्टिज्म होता है, कंजर्वेटिज्म, ये बताता है कि आप लोग लॉस पर ध्यान दो और प्रॉफिट को छोड़ दो, तो यही लिखा है यहाँ पे, देखिए कि जो लॉसेस हैं उनको लिखो और प्रॉफिट को छोड़ दो, तो 12 का सी हो जाएगा। थर्ड में लिखा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एंटिटी इज ड्यू टू, इकाई को अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। देखो जब बोले अचल संपत्ति या फिर इंटेंजिबल एसेट्स बोले, तो इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसका डी आंसर हो जाएगा। 14 में लिखा हुआ है XYZ Limited follows written down method of depreciation to depreciate machinery every year due to XYZ वर्ष दर, XYZ लिमिटेड वर्ष दर वर्ष मशीनरी के मूल्य के लिए मूल्यह्रास की लिखित विधि का पालन करता है। तो देखो बच्चों, जब बात कर रहा है डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन में बोल रहा है रिटन डाउन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो ये डेप्रीसिएशन का मैंने बताया था कि अगर डेप्रीसिएशन दिया है तो हर साल उसका जो मेथड होगा वो फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन था, उसमें लिखा था XYZ follows written down method of depreciation to depreciate machinery year after due to, तो उसका हो जाता कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो मेथड होता है वो हर साल एक जैसा रहता है, सेम मेथड हम लोग हर बार यूज करते हैं, अगर सेम नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा, तो ये कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि कोई मेथड है वो हमेशा एक जैसा ही रहे, इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा। 15 में लिखा है रेंट फॉर मंथ ऑफ मार्च 2021 इज नॉट पेड, अंडर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। माह 2021 मार्च के किराए का भुगतान नहीं किया गया, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किस लेखांकन अवधारणा के तहत इसके व्यय को दर्ज करेंगे। तो एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज नहीं पेमेंट की है तो उसको जोड़ देंगे, और जो एडवांस में कर दी है तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ये होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो 15 का बी हो जाएगा आंसर। 16 में लिखा हुआ है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट लाइफ ऑफ बिजनेस बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट लाइक 1 ईयर, तो जो एक साल की बात कर रहा है कि कोई किस लेखांकन सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि एक व्यवसाय के जीवन को एक वर्ष तक के छोटे भागों में विभाजित किया जाए, तो हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जब एक साल के लिए बोल रहा है तो एक साल कैसे होती है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को एंड में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन,
तो देखो एसेट इक्वल टू होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो लाइबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा एसेट माइनस कैपिटल, तो इसका डी आंसर सही है। 18 में लिखा है अकाउंटिंग डू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फॉर डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑल एक्सपेंसेस विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू। निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय से शुद्ध आय का निर्धारण करने के लिए सभी व्यय जो उस अवधि के राजस्व पर लागू होते हैं उस राजस्व के विरुद्ध आरोपित किए जाने चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। आप ये सोचो, लिखा है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फॉर डिटरमाइनिंग द नेट इनकम ऑफ द बिजनेस, बोल रहा है आपको ज्ञात करनी है नेट इनकम बिजनेस की, और ऑल एक्सपेंसेस एप्लीकेबल हुए हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। जब एक समय पे जब एक्सपेंस और इनकम दोनों लिखे जाते हैं तो फिर बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैच करना होता है, जो चीज ज्यादा होती है फिर हम लोग बराबर कर देते हैं मैच करने के लिए, डेबिट और क्रेडिट। अगर कोई इनकम है जो हमने नहीं जोड़ी है तो फिर जोड़ देंगे, एक्सपेंस हमने कोई एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो उसको माइनस कर देंगे, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 में लिखा है विच कन्वेंशन इज आल्सो नोन एज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है प्रथा विवेक अवधारणा। तो प्रूडेंस मतलब कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, तो ये रूढ़वायता की प्रथा होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि फ्यूचर लॉस को हम लोग ध्यान देते हैं, तो जब लॉस पे हम लोग ध्यान देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रूढ़वायता की प्रथा। इसका हो जाएगा डी आंसर। 20 में लिखा है एंट्रीज इन द एंट्रीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड डेटा रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड एविडेंस। वित्तीय विवरण में रिपोर्ट किए गए लेखांकन रिकॉर्ड और डेटा में प्रविष्ट वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट हो जाएगा। किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ बोल रहा था कि एंट्री इन द अकाउंटिंग बुक एंड डेटा रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड एविडेंस, जहाँ पे एविडेंस की जरूरत हो तो फिर बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, इसका डी आंसर हो जाएगा। ये एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी एमसीक्यू में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।